ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में डूमास मेथड स्टार्ट किए थे। हमने उसका पूरा सेटअप देखा था कि उसके पास एक ट्यूब रहेगा जहां पर हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न कर रहे हैं। जितना भी कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन अगर अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ तो आप एक कॉपर का गेज लगा था जो उसको वापस से रिड्यूस कर देगा नाइट्रोजन में। अल्टीमेटली हमें नाइट्रोजन निकालना है। आपके कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन है, कितना है, वो निकालने के लिए ये मेथड है या नहीं है वो अपन पहले ही टेस्ट से पता कर चुके हैं। बनाया था ना वो प्रूशन ब्लू कलर का, लेफ्लांगेज रिएजेंट से ही कुछ एक प्रूशन ब्लू कलर का कंपाउंड बन रहा था। वो नाइट्रो लिखे था ना नाम आयरन वाला, पूरा मैंने कॉम्प्लेक्स के आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, Fe4CN वाला। तो वो आपका प्रूशन ब्लू का कलर आ गया था, तभी अपन ये टेस्टिंग करने के बाद ही एस्टिमेशन करेंगे ना। बिना टेस्टिंग के एस्टिमेशन नहीं किया जाएगा, समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि अपन को पता ही नहीं है कि नाइट्रोजन है कि नहीं, तो एस्टिमेट क्यों करेंगे? तो पहले आप पता लगाइए कि नाइट्रोजन है या नहीं, उसके बाद ही हम एस्टिमेशन करने के लिए ये पूरा सेटअप करेंगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद बगल में एक हमारा नाइट्रोमीटर था, शिफ्ट नाइट्रोमीटर। उसका काम क्या था? उसके अंदर हमने ये एक्वस KOH भर के रखा था। वो क्या कर रहा था कि सारी गैसेस जितनी भी बन रही थी उनको क्या कर रहा था, वो एब्जॉर्ब कर रहा था, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, प्लस नाइट्रोजन भी जो अंदर आने के बाद ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद एक स्पेस क्रिएट करेगा नाइट्रोजन। वहां पे नाइट्रोजन भर जाएगी गैस, और उसके कारण आपका जो KOH है वो नीचे आएगा, बिकॉज KOH को नीचे आना पड़ेगा ना, वरना गैस की जगह कहाँ मिलेगी? गैस को रहने के लिए जगह चाहिए, वहां पे वॉल्यूम चाहिए। तो आपका KOH नीचे आएगा, जिसके कारण जो आप एक बगल में एक और बल्ब जैसा जो रख के रखा है हमने, उसको एडजस्ट करके हम KOH के लेवल को बराबर करेंगे दोनों में। ठीक है। और ऊपर जो भी वॉल्यूम आएगा वहां से हमको रीडिंग मिल जाएगी कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना कलेक्ट हुआ है। अभी एस्टिमेशन खत्म नहीं हुआ, कैलकुलेशन करेंगे, इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करेंगे अपन। ठीक है, चलो। तो अगला हैंड डाल लो, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैलकुलेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे, सपोज द मास ऑफ सब्सटेंस टेकन। ये तो हमेशा अपन डब्ल्यू ग्राम लेते हैं। सपोज द मास ऑफ सब्सटेंस टेकन कितना है? डब्ल्यू ग्राम। इसी को तो आप अंदर वो कंबशन ट्यूब में डाले थे जलाने के लिए, और इसी से जो गैस निकली है नाइट्रोजन, वो अपन ने उसका वॉल्यूम शिफ्ट नाइट्रोमीटर से देख लिया है। तो उसको भी लिख लो नीचे। वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड, नाइट्रोजन कितना कलेक्ट हुआ है उसको VmL ले लेना। VmL, VmL नाइट्रोजन कलेक्ट हुआ, ये हमको दिख जाएगा रीडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर PMM, PMM। उसके बाद नीचे लिखो रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। देखो प्रेशर और टेम्परेचर भी पिक्चर में आ जाएगा अगर वॉल्यूम है तो, क्योंकि इन दोनों के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है। आपको याद होगा हमने दो लॉ पढ़े थे चैप्टर 1 में ही। एक लॉ था गेलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और एक लॉ था हमारा एवोगाड्रोस लॉ। ये दोनों में हम गैस के बारे में बात करते थे। तो हम दोनों केस में गैस के टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते थे, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से वॉल्यूम को फर्क पड़ता है। इसलिए हमेशा हम गैसेस के, अभी अपन एवोगाड्रो लॉ में बोलते क्या थे? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बशर्ते आप तीनों गैस को सेम टेम्परेचर पे रखोगे और सेम प्रेशर पे। क्योंकि अगर आपने एक का टेम्परेचर अलग किया, दूसरे का कम रखा, एक का ज्यादा कर दिया, तो जिसका आपने टेम्परेचर बढ़ाया है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो फिर इक्वल वॉल्यूम कैसे रहेगा? आपका कंडीशन तो पहले ही है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस। और आप चाहते हो कि तीनों गैसेस इक्वल वॉल्यूम में रहे, तो आपको तीनों को सेम टेम्परेचर और प्रेशर में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हमारा टेम्परेचर प्रेशर भी पिक्चर में आ रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट लिखना, एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन एट T°C। आपने रूम टेम्परेचर लिया ना, T°C। तो देखो आपके पास एक बैरोमीटर भी अपन साइड में लगा देंगे, जिससे नाइट्रोजन का प्रेशर भी
नाप लेंगे हम, ठीक है। और एक्वस टेंशन एट डिग्री सेल्सियस, इसको लिख लेना स्मॉल सी एम एम, स्मॉल सी एम एम। इसका क्या मतलब होता है देखो, टेंशन मतलब प्रेशर ही हो गया, टेंशन मतलब क्या, एक तरह का प्रेशर हो गया। और एक्वस टेंशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये ड्राई नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि ये एओएस से पास होकर ऊपर गई है ना। देखो ना, नीचे आपने कलेक्ट किया था उसको, जो ट्यूब में आपने शिफ्ट माइक्रोमीटर में जो नीचे आपने ट्यूब लगाया है, नाइट्रोजन ऐसे पार करके केएच को ऊपर जाने वाली है। मतलब वो नाइट्रोजन ड्राई नाइट्रोजन तो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ पानी भी है, वो एक तरह का मॉइस्ट नाइट्रोजन है। तो जो प्रेशर नाइट्रोजन क्रिएट कर रहा होगा बैरोमीटर में, वो अकेले नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं है, उसमें कुछ वाटर वेपर का भी मॉलिक्यूल चिपका हुआ है। समझ, मॉइस्ट गैस और ड्राई गैस में फर्क समझ में आ रहा है ना। ड्राई गैस मतलब कोई मॉइस्चर नहीं है उसमें, तो जो भी प्रेशर है वो उस गैस का ही प्रेशर है। पर यहाँ पे तो गैस के साथ पानी भी चिपका हुआ है, दिखेगा नहीं आपको क्योंकि वो भी वाटर वेपर है ना। पर वो गैस में नमी होगी, नाइट्रोजन गैस में नमी होगी, तो वो जो प्रेशर क्रिएट कर रही होगी वो नमी का भी प्रेशर होगा, यानी कि वाटर वेपर का भी प्रेशर होगा उसमें, तो उसको अपन को माइनस करना पड़ेगा। तो कैपिटल सी हमारा उस गैस का प्रेशर हो गया, पर वो एक मॉइस्ट गैस का प्रेशर है, उसमें से एक्वस टेंशन मतलब वाटर वेपर के प्रेशर को माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल प्रेशर कितना हो जाएगा, P माइनस पी, ठीक है ना। तो नीचे लाइन में लिखना, therefore pressure of dry nitrogen gas, therefore pressure of dry nitrogen gas is equal to capital T minus small c mm। क्लियर है ये? तो आप ऊपर लिख सकते हैं ये जो पीएमएम है ये मॉइस्ट नाइट्रोजन का प्रेशर है। किसका प्रेशर है? मॉइस्ट नाइट्रोजन का। बट मुझे उसमें से वाटर वेपर हटाना है वरना रीडिंग गलत आएगी हमारी, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन की जगह पी माइनस पी एम एम, ठीक है। पी मतलब मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस का प्रेशर, और उसमें से अपन ने वाटर वेपर का प्रेशर माइनस कर दिया। तो अब जो प्रेशर आपको मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के कारण ही है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइम में लिखना, ये हमारे सारे वेरिएबल्स हो गए जो अपन यूज करने वाले हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। चलो स्टेप वन लिखना, स्टेप वन, कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम एट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, conversion of volume at experimental conditions to the volume at STP, to the volume at STP, conversion of the volume at experimental conditions to the volume at STP। STP का ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि होता है ब्रैकेट में लिख लो 760 mm स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है एंड 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है। एक्चुअली में हम किसी भी एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर या 22,400 ml तभी बोल सकते हैं जब वो गैस एसटीपी में होता है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में अगर है तो ये आप बोल सकते हो कि उसका एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है। अगर ये कंडीशन एसटीपी नहीं है तो वॉल्यूम भी आप ये नहीं बोल सकते, समझ गए? मतलब वो जो भी कंडीशन लेकर के उन्होंने मेजरमेंट किया था वो ही कंडीशन को उन्होंने स्टैंडर्ड बोल दिया, 273 केल्विन एंड 760 mm एचडी प्रेशर। तो उस समय जो वॉल्यूम आई वो वॉल्यूम आपकी 22.4 लीटर है। अब अगर आप कंडीशन चेंज करोगे तो वॉल्यूम ये नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि आपका वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे, वो तो घट जाएगा ना। और आप गैस को प्रेशराइज करके दबाओगे तो अब पहले इतनी जगह ले रही थी, अब दब के इतनी जगह ले रही है, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक्सपेंशन होगा यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो दोनों के कारण हमारा वॉल्यूम चेंज होता है, समझ रहे हैं ना। तो हमको क्या करना है, हमारी जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है क्या क्या है वो देखो। हमारा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या था जो हमने वो क्लास के अंदर लिया है ना। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या है, प्रेशर आया है आपका
T माइनस T, यही है प्रेशर हमारा, T माइनस T mmHg। टेम्परेचर क्या है हमारा, टेम्परेचर इज T°C, रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है हमारा। तो उस टेम्परेचर पे तो वॉल्यूम 22.4 लीटर रहने से रहा, एक मोल गैस का। ओके, और क्या है इसका वॉल्यूम, हमने VmL लिया है, जो रीडिंग आ रही होगी, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, ठीक है। और STP क्या होता है, प्रेशर इज 760 फिक्स है, टेम्परेचर इज 273 केल्विन फिक्स है, वॉल्यूम हमें नहीं पता। तो अपन इन तीनों को यूज करके इसका वॉल्यूम निकालने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए अपन लॉ यूज करने वाले, वो लॉ अपने आप पढ़ा नहीं है, वो एक्चुअली ओमिट हो चुका है, वरना वो हम गैसियस स्टेट पढ़ते, स्टेट ऑफ मैटर करके आपका चैप्टर हुआ करता था पहले 11th में, पर वो ओमिट हो गया है। वरना आप उसमें गैसेस के बारे में पढ़ते, ये सब जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये सब लॉज होते हैं, है ना। इनका नाम होता है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, पर वो सब हट चुके हैं। और इन सब लॉ को कंबाइन करके एक और लॉ बनता है, जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, जिसका मतलब होता है PV/T इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। इसका मतलब समझना, PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है, किसी भी गैस का आप किसी भी वक्त प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो निकालोगे ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो, ये जो मैंने लिखा है PV/T, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप प्रेशर बढ़ाओगे या वॉल्यूम बढ़ाओगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उन उसके किसी एक के बढ़ाने से दूसरा या तीसरा कम ज्यादा हो सकता है, पर उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। समझ रहे हैं क्या। और इसका पूरा कंप्लीट फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT, ये एक्चुअली में फॉर्मूला होता है। तो N आपका नंबर ऑफ मोल्स है, जो कि कांस्टेंट रहेगा। R आपका एक गैस कांस्टेंट होता है, वो भी कांस्टेंट है। इससे तो बोल दिए PV/T इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। तो PV/T हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर ऐसा होगा, तो आप किसी भी गैस के लिए उसका प्रेशर 1, वॉल्यूम 1, टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू प्रेशर 2, वॉल्यूम 2, टेम्परेचर T2, और ऐसे थर्ड को भी आप इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि किसी भी गैस के लिए ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसे आप तीसरा भी कर सकते हो, प्रेशर 3, वॉल्यूम 3, टेम्परेचर 3, क्योंकि ये हमेशा वैल्यू सेम रहेगी। एम आई क्लियर। तो यहीं से इसी लॉ को लगा करके आप इनको दे दो P1 V1 T1, इनको दे दो P2 V2 T2, निकालना क्या है हमें, V2। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, हम अपने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन वाले वॉल्यूम को STP में कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी आप मोल कंसेप्ट लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। ये 22.4 लीटर वाला कंसेप्ट आप तभी लगा सकते हो जब गैस आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो। अब कंडीशन तो हम स्टैंडर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री पे अपन कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट। हो सकता है आपका वो KOH जम जाए, पानी तो है इसके अंदर, एक्वस KOH है ना। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर अगर मैंने रिएक्शन या वो सेटअप पूरा करवाया, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो KOH लिक्विड की तरह रहे, क्योंकि उसके अंदर पानी भी है, तो पानी तो जम जाएगा 0 डिग्री पे। तो अगर हम उस कंडीशन को नहीं करवा पा रहे हैं एक्चुअल में, तो अपन ऐसे इक्वेशन के हेल्प से वो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कि अगर हमने वो कंडीशन दी होती अपने नाइट्रोजन गैस को, तो उसका वॉल्यूम ये होता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। नीचे नीचे लाइन में लिखना, तीनों लिख लिया आपने, P1 T1 V1 T1, P2 V2 T2, फिर नीचे लिख रहा हूं अप्लाइंग गैस इक्वेशन, अप्लाइंग गैस इक्वेशन, नहीं इसी नहीं, स्टेप 1 नहीं है अपना। देखो स्टेप 1 में लिखा क्या है, कन्वर्शन ऑफ वॉल्यूम एट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, यानी कि इस वॉल्यूम को मैं इस वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा STP के कंडीशन पर, ठीक है। तो उसी पे चल रहा है अपना, अभी V2 निकला कहाँ है अपना, अप्लाइंग गैस इक्वेशन, अप्लाइंग गैस इक्वेशन, फिर ये इक्वेशन लिख लो, अप्लाइंग गैस इक्वेशन T1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। यहां से अपन V2 निकाल लेंगे, यस और नो। P2 फिक्स है, T2 फिक्स है, T1 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, जो प्रेशर आपने बैरोमीटर से देखा था उसमें से एक्वस टेंशन माइनस कर दिया हमने, तो वो होगा हमारा P1। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, बस ये सेल्सियस में आप इसको 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि ये केल्विन में है ना, तो ये केल्विन में, ये सेल्सियस ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ,
ठीक है, और V1 हमको निकालना है। पर V1 तो हमें उससे दिख चुका है नाइट्रोमीटर से, V2 हमें निकालना है। ठीक है, और इसी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के वॉल्यूम को अपन स्टैंडर्ड कंडीशन के वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे लिखे ना, फ्रॉम दिस V2 कैन बी कैलकुलेटेड, फ्रॉम दिस V2 कैन बी कैलकुलेटेड। अभी कुछ क्वेश्चन नहीं है तो अपन कैलकुलेशन तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए बस इतना फॉर्मूला लिख के V2 यहां से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हुआ। अब इस वॉल्यूम को अपन मास में कन्वर्ट करेंगे। अब ये वॉल्यूम स्टैंडर्ड एसटीपी में आ चुका है, ठीक है ना। अब ये हमारा वॉल्यूम स्टैंडर्ड एसटीपी में आ चुका है, तो अब चीजें इजी हो जाएंगी। मूल कंसेप्ट लगेगा कि 22,400 ml नाइट्रोजन गैस का मास 28 ग्राम होता है। ये फिक्स है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता कोई भी गैस के लिए। अगर आप इस गैस की जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस करोगे तो यहाँ 44 ग्राम आ जाएगा। ये 28 कहां से आया? हाँ, नाइट्रोजन का मोलर मास 2 × 40। तो ये लाइन कोई नहीं चेंज कर सकता। तो V2 ml में कितना मास हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का? 28/22,400 इंटू V2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। हो गया मास में कन्वर्जन। हमने वॉल्यूम कलेक्ट किया था, उसको डायरेक्टली मास में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो वॉल्यूम हमारा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में था। तो उसको स्टैंडर्ड कंडीशन से मैच करके हमने अपने वॉल्यूम को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया V2। अब इस V2 ml को अपन मोल कंसेप्ट लगा करके मास निकाल लेंगे। एक बार मास आ गया तो अब तो परसेंटेज निकालना आसान है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय W इंटू 100। क्लियर है ये? एक क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन लिखना। इन सबके नाम क्या हो जाएंगे? व्हाट इज 28 मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन? 22,400 हमारा मोलर वॉल्यूम होता है, जो 22.4 लीटर होता है। एमएल में 22,400 हो जाएगा। व्हाट इज V2? इट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। ठीक है, एंड व्हाट इज W? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन, जो आपको दिया गया था कि निकालो इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है। ठीक है, इंटू 100। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इन डूमास मेथड, इन डूमास मेथड 0.30 gram of an organic compound, 0.30 gram of an organic compound, 0.30 gram of an organic compound gave 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 50 ml of nitrogen, 50 ml of nitrogen, 50 ml of nitrogen at 300 Kelvin, at 300 Kelvin। ये 300 केल्विन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। ये वो बता रहा है जो उसने शिफ्ट नाइट्रोमीटर में देखा अपनी आंखों से। वो कितना है? 50 ml। ठीक है ना। एंड 715 mm प्रेशर, एंड 715 mm प्रेशर। ये भी प्रेशर स्टैंडर्ड नहीं है नाइट्रोजन का। ठीक है, यानी ये सब क्या दिया हुआ है आपको? ये तीनों चीजें क्या है जल्दी बताओ। हाँ, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन P1 V1 T1। ठीक है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, calculate the percentage composition of nitrogen in the compound, in the compound, calculate the percentage composition of nitrogen in the compound। ब्रैकेट में लिख लो एक चीज। आपको और क्या चाहिए जल्दी बताओ? एक और क्या चाहिए आपको जो अभी तक मैंने लिखवाया नहीं है? मास ऑफ द कंपाउंड तो लिखा है 0.30 ग्राम। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका। कंपाउंड का वॉल्यूम कितनी है? एक चीज मिसिंग है।
अरे यही देखो ना आपके पास क्या क्या दिया है मैंने भी आपको। आप T1 इज इक्वल टू P2 करके निकालोगे ना V2 का वैल्यू। ये दोनों का देने का जरूरत तो नहीं है, P2 वो तो फिक्स है 273 एंड 760। V2 तो आप निकालने वाले हो, और क्या मिसिंग है? हाँ, क्या पी? स्मॉल पी, एक्वस टेंशन। अरे उसको माइनस करोगे ना, ये जो 715 आपने लिखा है, ये तो नाइट्रोजन का प्रेशर है, और वो मॉइस्ट नाइट्रोजन है। इसमें से ये घटा रहे थे ना अपन। ये कहाँ की बना है अभी तक? वही लिखवा रहा हूं मैं। Aqueous tension at 300 Kelvin is 15 mm, 15 mm. Aqueous tension at 300 Kelvin is 15 mm, 15 mm. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब सारा डेटा गिवन है। सबसे पहले V2 निकालो। पूरा जो अपन अभी कैलकुलेशन किए है ना, ये पूरा पार्ट ये सब आपको करना पड़ेगा। सीधा फॉर्म में पुटअप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे पुटअप? क्योंकि आपके पास ये दिया ही नहीं है V2। ये V2 दिया है क्या? डायरेक्ट नहीं दिया है। एससीपी वाला V2 दिया ही नहीं है। ये तो चलो ठीक है, कांस्टेंट है, ये भी आपको दिया है, ये भी पता है। पर V2 निकालने के लिए सब करना पड़ेगा आपको। क्या करोगे? T1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। व्हाट इज T1? 715 माइनस 15, यस और नो? नाइट्रोजन का प्रेशर मॉइस्ट वाले का माइनस एक्वस टेंशन, तो ये आ जाएगा 700 mm। व्हाट इज T1? 300, दिया ना 300 केल्विन। एंड V1 50 ml। T2 हमें पता है 760 होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। T2 हमें पता है 273 केल्विन होता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। T2 हमें निकालना है। तो P1 V1 अप्लाई करेंगे गैस इक्वेशन। P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। व्हाट इज P1? 700। व्हाट इज V1? 50। T1 इज 300। T2 को ले आओ 273। T2 को ले आओ 760। क्या बचा? V2 निकालना है। बस और कुछ नहीं करेगा ना। V2 is equal to 35 into 91 अपॉन 76। और कुछ कर सकता है क्या? आ रहा है क्या? मेरे को क्या दिख रहा है? बनाना पूरा आ रहा है क्या? 9 आएगा। ये आपका 41.9 ml आया। मतलब देखो, आपने जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में उसको नापा था वो 50 ml था, क्योंकि टेम्परेचर आपने ज्यादा रखा था, है ना? और प्रेशर आपका कम था। सुने कि नहीं? प्रेशर बढ़ाए, टेम्परेचर कम किए, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से उसका वॉल्यूम पहले से कितना कम हो गया है? 8.1 ml कम हो गया है। पर वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। समझ रहे हैं क्या? आगे बढ़े। अब इसी वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करेंगे।
22,400 ml of nitrogen weigh 28 grams. So 1 ml of nitrogen will weigh 28 upon 22 400 ml, sorry, ग्राम. अब आप चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो ना. ठीक है. Therefore 41.9 ml of nitrogen will weigh, कितना हो जाएगा, 28 into 41.9 upon 22 400 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. और मास परसेंटेज निकालना है तो 28 इंटू 41.9 डिवाइडेड बाय 22 400 इंटू कितना है, 0.30 दिया है ना, इंटू 100. ऊपर बचा 41.9 और नीचे आपके पास 2.4. पॉइंट पॉइंट भी कैंसिल कर देना. 419 डिवाइडेड बाय 24, 1 17 कैसे आएगा, ऐसे ही कह रहे है ना, 7 टाइम्स हो जाएगा ये. हाँ ठीक है. और ये 4 टाइम्स 4896. हाँ 17.4% नाइट्रोजन उस कंपाउंड में. 17.46, 17.4 भी चलेगा. ठीक है. तो ऐसे डूमास मेथड के क्वेश्चन बनेंगे. तो नेक्स्ट सेकेंड मेथड आते हैं, जल्डाल. जल्डाल मेथड एक डूमास से एस्टिमेशन कर सकते हैं लाइक दिस. पहले वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करेंगे और फिर मास से परसेंटेज निकाल लेंगे. पर वो वॉल्यूम को ही पहले एसटीपी में कन्वर्ट करा हमने, क्योंकि डायरेक्टली जो शिफ्ट नाइट्रोमीटर से वॉल्यूम आ रही थी वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं थी. तो आप उससे सीधा मोल कंसेप्ट नहीं लगा सकते कि 22,400 ml का मास 28 है तो 50 ml का कितना होगा. वो 50 ml के लिए आप इसके लिए कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, करोगे भी तो गलत आएगा वो. ठीक है. चलिए जेल्डाल्स मेथड है, डालो जेल्डाल्स मेथड, लिखना है इसमें आइकन डाल के. A known mass of organic compound, a known mass of organic compound is heated with, is heated with, a known mass of organic compound is heated with concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid in a long necked flask, in a long necked flask, ऐसा फ्लास्क जिसका नेक लंबा होगा जिराफ जैसे. ठीक है. लॉन्ग नेक्ड मतलब अलग टाइप के फ्लास्क पड़े ना अपन, एक कॉनिकल बेस वाला होता है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है ना. ये आपका लॉन्ग नेक फ्लास्क. ठीक है. कॉल्ड जेल्डाल फ्लास्क, कॉल्ड जेल्डाल फ्लास्क. जेल्डाल की स्पेलिंग के से चालू कर रहे हो ना, के साइलेंट है, बाकी JELDAHL. तो उस लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क को जेल्डाल फ्लास्क बोल रहे हैं. ठीक है. इसको किसको लिया हमने, अपने कंपाउंड को लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया और इन दोनों को हीट कर रहे हैं. ठीक है. और अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा तो इट विल फॉर्म अमोनियम सल्फेट. क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट. नेक्स्ट टाइम में लिखना.
द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द नाइट्रोजन present in the organic compound is converted into is converted into is converted into ammonium sulfate, is converted into ammonium sulfate। रिएक्शन लिख लो ये वाला पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ये N मतलब नाइट्रोजन है, कहां से आया है? आपके कंपाउंड से आया है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर क्या बना लेगा? अमोनियम सल्फेट। लिख लो रिएक्शन। डन। अब ये जो अमोनियम सल्फेट आया है इसके साथ आगे बढ़ेंगे। लिखो नेक्स्ट लाइन में, अमोनियम सल्फेट इज बॉइल्ड विथ एक्सेस ऑफ NaOH, अमोनियम सल्फेट इज बॉइल्ड विथ एक्सेस ऑफ NaOH, excess of NaOH to liberate ammonia gas, to liberate ammonia gas, to liberate ammonia gas। मतलब यहां पे अपन नाइट्रोजन का एस्टिमेशन अमोनिया से करने वाले हैं। वहां पे नाइट्रोजन डायरेक्टली बना रहे थे और वही N2 का वॉल्यूम ले रहे थे, वॉल्यूम को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके मास में कन्वर्ट करके परसेंटेज निकाल रहे थे। यहाँ अपन अमोनिया का क्वांटिटी निकालने वाले हैं। मतलब देखिए जितना भी नाइट्रोजन होगा वो सभी का सभी अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया होगा, और जितना भी अमोनियम सल्फेट होगा वो सारा का सारा अमोनिया में कन्वर्ट हो गया होगा। मतलब जितना भी हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन है वो अब अमोनिया के फॉर्म में आ चुका है। इट इज नो लॉन्गर नाइट्रोजन नाउ, अब वो क्या बन चुका है? अमोनिया। हो सकता है आपके कंपाउंड में वो अमाइन के फॉर्म में होगा, अमाइन के फॉर्म में हो सकता है, या नाइट्रो के फॉर्म में होगा। नाइट्रोबेंजीन होता है कंपाउंड। आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप। एक अमाइन होता है जिसमें नाइट्रोजन होगा, एक नाइट्रो होता है जिसमें नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो इन्हीं इन्हीं टाइप के कंपाउंड में तो नाइट्रोजन पाया जाएगा ना। अल्कोहल में नाइट्रोजन थोड़ा मिलेगा, अल्कोहल में तो ऑक्सीजन मिलेगा, कीटोन में ऑक्सीजन मिलेगा, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन मिलेगा। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं? तो किस कंपाउंड में हमें नाइट्रोजन मिलेगा? अमाइन में, नाइट्रो वाले कंपाउंड्स में, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स में हमें नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो सारा का सारा नाइट्रोजन को हमने अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। रिएक्शन लिख लो ये वाला। इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेना। यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और नाइट्रोजन भी वहां पे 2 है, तो यहाँ पे अमोनिया के सामने 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन एक बार चेक कर लेते हैं, 8 और 2 10, 6 और ये 4 10। ऑक्सीजन 4 2 6, 4 2 6 बैलेंस। ठीक है, ये इक्वेशन लिख लो। हमारा जो अभी लाइन लिखी है उसके हिसाब से ये इक्वेशन है हमारा। तो क्या लिखे? इज अमोनियम सल्फेट इज बॉइल्ड विथ एक्सेस ऑफ NaOH सॉल्यूशन टू लिबरेट ammonia gas, full stop। next time में, this gas is then absorbed, this gas is then absorbed, this gas मतलब अमोनिया की बात कर रहे हैं अपन। this gas is then absorbed in a known excess of in a known excess of in a known excess of standard acid, in a known excess of स्टैंडर्ड एसिड। नोन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड एसिड का मतलब क्या होता है समझना। नोन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड एसिड, थोड़ा टाइट्रेशन आने वाला है यहाँ पे, थोड़ा क्या पूरा टाइट्रेशन आने वाला है यहाँ पर। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, हम करते क्यों टाइट्रेशन? एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन कब कंप्लीट होता है ये जानने के लिए, पहला चीज। दूसरा, किसी एक का हमें मोलारिटी नोन रहता है, दूसरे का मोलारिटी नहीं पता रहता है। जिसका मोलारिटी पता है उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसका निकालना है मतलब कि नहीं पता है उसको नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलेंगे। और हम एक रिलेशन पढ़ते हैं M1V1 बराबर M2V2, ये मोलारिटी इक्वेशन होता है। अगर आपको एक का मोलारिटी पता है दूसरे का नहीं पता है तो आप इस इक्वेशन से उनका मोलारिटी निकाल सकते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? बस शर्ते दोनों का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो हम करते कैसे एक्सपेरिमेंट उसमें, हम एक सीपेट लेते हैं, एक ब्यूरेट लेते हैं, ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट के नाम है ना केमिस्ट्री लैब में। एक ब्यूरेट होता है, लंबा सा ऐसा पाइप होगा ट्यूब जैसा, नीचे एक टॉपर होगा उसके, है ना, और यहाँ से निकलने के लिए एक ओपनिंग होगी। ये आपका लंबा सा होगा, 50 ml का हो सकता है, 100 ml का हो सकता है।
और एक होता है पिपेट। पिपेट का शेप कुछ ऐसा होता है, देखिए कि नहीं आप लोग, ये हो हमने दिए हैं, किसी छूट से छोड़ दिए। पिपेट का शेप कुछ ऐसा होगा, ये भी 25 ml का 50 ml का रहता है। कैसे रखते हो पिपेट, पिपेट में कैसे भरते हो? हाँ ऐसे सक करके ना, मतलब आपको अगर NaOH इसमें भरना है तो आप NaOH के बीकर में इस पिपेट को डालोगे और मुंह से सक करोगे ऊपर। इतना सक नहीं करना कि वो मुंह में ही चला जाए, है ना, और सक करके आप ऊपर से उसको बंद कर दोगे। क्योंकि ऊपर से बंद करेंगे क्योंकि नीचे से खुला हुआ है वो, और ऊपर से बंद करने के कारण वो नीचे से जाएगा नहीं, प्रेशर प्रेशर है ना थोड़ा बहुत। तो इससे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट कर लिया ना आपने ऊपर इसको बंद करके, क्योंकि आपने वैसे ही सक करके वैक्यूम पूरा एयर मुंह में ले लिए थे। जितना भी पिपेट के अंदर एयर होगा तो आपके मुंह में जा चुका है, जिसके कारण वैक्यूम क्रिएट हुआ, तभी तो NaOH ऊपर चढ़ा। अरे स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक कैसे पीते हो, वही तो है, बस पीना नहीं है, बस यहाँ तक लाके छोड़ देना है। तो वहां पे एक पॉइंट होता है, वहां तक अगर आपने भर दिया उसको, तो वो अगर 25 ml का पीपेट होगा तो वो 25 ml आ चुका है उसके अंदर। सुन रहे हैं क्या? अब इस पीपेट को ऐसा दबा के एक खाली बीकर में लेके जाना है और खाली कर देना है, तो पूरा का पूरा NaOH उस बीकर में आ चुका है। ठीक है, अब इसमें डालेंगे क्या? नमक, फिनोक्सिलिन, कोई एक इंडिकेटर। क्या डालेंगे? एक इंडिकेटर, नॉट जस्ट फिनोक्सिलिन, कोई भी इंडिकेटर। हम मिथिल ऑरेंज डाल सकते हैं, हम फिनोक्सिलिन डाल सकते हैं। तो मिथिल अगर आपने फिनोक्सिलिन डाला तो बेस में फिनोक्सिलिन क्या हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक। इंडिकेटर पढ़े ना अपन की बेसिस के कारण फिनोक्सिलिन जो कलरलेस होता है वो पिंक हो जाएगा, पर एसिड में वो कलरलेस रहेगा। तो आपने यहाँ पे डाल दिया फिनोक्सिलिन, ये हो गया पिंक। ठीक है, अब आप इसको ला के रख दोगे कहाँ? इस ब्यूरेट के नीचे, और इस ब्यूरेट में भर दोगे क्या? एसिड। ठीक है, यहां से पता चल जाएगा कि NaOH के 25 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ml H2SO4 लगेगा। क्योंकि आप धीरे से स्टॉपर खोलोगे, धीरे धीरे बूंद बूंद करके एक एक बूंद धीरे धीरे आएगा, क्या आएगा? नीचे एसिड आएगा, और वो NaOH को क्या करते जाएगा? न्यूट्रलाइज करते जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जहां पूरा का पूरा NaOH क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वहां तुरंत से स्टॉपर को बंद करा, पर ये पता कैसे चलेगा? हाँ, वो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में या न्यूट्रल केस में हमारा वो पिंक कलर फिनोक्सिलिन वाला गायब हो जाता है, दोनों ही केस में। इसे तुरंत बंद करना है, ऐसा नहीं कि होने के बाद भी और डाले जा रहे हैं, क्योंकि वो एसिड, अब वो फिर एसिडिक तरफ चला जाएगा। पहले बेसिक था, आपने धीरे धीरे उसको एसिड डाल के न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी, जब जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा तुरंत वो पिंक कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद और डालोगे तो ऐसा नहीं कि वो कुछ और कलर में चेंज होगा, वो कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि एसिड के साथ भी वो कलरलेस रहता है और न्यूट्रल में भी वो कलरलेस रहता है। मतलब आप फिनोक्सिलिन से एसिड और बेस का तो पता लगा सकते हो, बट एसिड और पानी के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही फिनोक्सिलिन को कलरलेस ही रखते हैं। बेस तो पिंक करके बता देगा कि मैं बेस हूं, पर एसिड और वाटर दोनों ही कलरलेस ही रखेंगे फिनोक्सिलिन को। इसलिए जैसे ही कलर गायब होगा, आप धीरे धीरे वो बीकर को स्टेयर भी करते रहोगे ना, ताकि वो ऐसा ना हो कि एक ही जगह जमा हो रहा है एसिड और बेस न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है, और वो हो चुका है एक्चुअली, जितना वॉल्यूम जाना चाहिए था जा चुका है, पर आपने उसको हिलाया नहीं, तो वो पूरा का पूरा फैल करके NaOH को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। तो आप बीच बीच में उसको स्टेयर करते रहोगे, और जैसे ही पिंक कलर डिसअपियर होगा तुरंत ब्यूरेट को बंद कर दोगे। यहाँ जो भी वॉल्यूम बचे रहेगा वो रीडिंग नहीं, जो खत्म हुआ है उतना आपने यूज किया है H2SO4 को। समझ रहे क्या? इतना H2SO4 ने उस 25 ml NaOH को न्यूट्रलाइज किया है। ये हमारा V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये था V1, तो पता है अपन को 25 ml दिया है अपन ने सब करके, यहां से V2 निकल जाएगा। किसी एक का मोलारिटी मुझे पता है, अगर मेरा स्टैंडर्ड एसिड है तो मुझे एसिड का मोलारिटी पता है, NaOH का मोलारिटी मैं निकाल लूंगा। समझ गए क्या? V1 आपको पता है, V2 आपने देख लिया ब्यूरेट से। M1 और M2 में कोई एक नोन रहेगा, कोई एक अननोन रहेगा। तो जो स्टैंडर्ड है वो नोन रहेगा, तभी तो अपन ने लिखा है नोन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड एसिड, नोन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। तो आपको एसिड यहाँ पे नोन था, यानी कि इसका मोलारिटी आपको पता है, उसको आपने एक्सेस में लिया, ताकि सारा का सारा अमोनिया, देखो अमोनिया भी तो बेस है ना, अमोनिया भी तो बेस है। हमारा अगला स्टेप में यही तो है कि अपन इस अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। पहले से ही जानबूझ के ज्यादा लिए हैं, ताकि अमोनिया के लिए बेस, अमोनिया के लिए एसिड कम ना पड़ जाए। आप सारे हम वापस से यही बनाने वाले हैं।
हमने पहले क्या किया, अपने नाइट्रोजन को, जितना भी हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन था उसको पूरा अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट किया, उसको हीट करके NaOH के साथ क्या बनाए, अमोनिया बनाए। अमोनिया को फिर से सल्फ्यूरिक एसिड का डाल करके अपन क्या बनाने वाले हैं, अमोनियम सल्फेट। पर ऐसा ना हो कि थोड़ा अमोनिया बच गया, सल्फेट नहीं बन पाया, इसलिए हम पहले से ही H2SO4 को क्या कर रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं, ताकि किसी भी हालत में H2SO4 की कमी ना हो। एम आई क्लियर? अब यहां से H2SO4 ही बताएगा कि अमोनिया कितना था। हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो इसका, आपने क्या लिखा अभी लाइन, known mass of, sorry, known excess of standard acid such as H2SO4, such as H2SO4। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो आपका अमोनिया कैसे न्यूट्रलाइज होगा, NH3 प्लस H2SO4 गिव्स यू NH4 का ट्वाइस SO4। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सामने 2 लगा देंगे, ठीक है, क्लियर है यहां तक? मान लो आपने 500 ml एसिड लिया, मैं लिया था 500 ml, एक्सेस में लिया है, और ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कम पड़ गया ना तो कुछ अमोनिया रह जाएगा, अमोनियम सल्फेट नहीं बन पाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए इसको एक्सेस में लेना जरूरी है, ताकि अपन अमोनिया को पूरे तरीके से क्या करवा पाए, न्यूट्रलाइज करवा पाए, या उसका सल्फेट में कन्वर्जन कर पाए। मान लो आपने 500 ml लिया होगा, अब कितना बचा है हमको नहीं पता, वो कितना बचा है वो हम निकालेंगे टाइट्रेशन करके। इन दोनों का टाइट्रेशन नहीं करना है, अमोनिया तो गैस है, टाइट्रेशन में तो दोनों लिक्विड लेते हैं ना अपन, ब्यूरेट में भी लिक्विड और पिपेट में भी लिक्विड। अब ये H2SO4 आपने लिया था 500, पर अभी बचा कितना ये हमें नहीं पता, वो बचा कितना है हम निकालेंगे किससे, टाइट्रेशन करके। कि H2SO4 के साथ आप NaOH ले लोगे, तो रिएक्शन क्या होगा इन दोनों के बीच का, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। यहां से आपको H2SO4 कितना बचा है ये पता चल जाएगा, तो अमोनिया ने कितना यूज किया है वो पता चल जाएगा। तो उससे पता चल जाएगा कि अमोनिया कितना बना है। इस इक्वेशन में ध्यान से देखना, 2 मोल अमोनिया को 1 मोल H2SO4 लगा है, समझ आ रहा है? तो यहां से पता चल जाएगा कि कितना H2SO4 अमोनिया ने यूज किया, तो उसके हिसाब से अमोनिया का कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर है? ये रिएक्शन लिख लिया क्या ऊपर वाला, उसके बाद एक लाइन लिखना नीचे, द वॉल्यूम ऑफ द एसिड लेफ्ट अनयूज्ड, the volume of the acid left unused, the volume of the acid left unused is found by titration, is found by titration against a standard alkali solution, against a standard alkali solution, against a standard alkali solution। मतलब अपन को यहां से पता नहीं चलेगा कि अमोनिया ने कितना H2SO4 यूज किया है, कितना बचा हुआ है H2SO4 वो अपन टाइट्रेशन से निकालेंगे, उससे पता चल जाएगा कि कितना अमोनिया यूज हुआ है। मतलब अपन ने VML लिया होगा, और मान लो स्मॉल VML यहां से आया, तो इसको माइनस कर देना, इतना अमोनिया ने यूज किया है, ठीक है। ये इक्वेशन लिख लो नीचे वाला, इसको बैलेंस भी कर लेना नीचे वाले इक्वेशन को। क्या है ना यहाँ पे 2 NaOH, यहाँ भी 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को 2 मोल NaOH लगेगा, या आप वॉल्यूम के हिसाब से बात करोगे तो भी आधा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखो, फ्रॉम दिस the volume of acid used up, कितना बचा इससे निकल जाएगा ना, कितना यूज किया आपने। 500 ml में से अगर 200 ml बचा होगा, इसका मतलब 300 ml अमोनिया नहीं यूज किया, और अगर 300 ml अमोनिया नहीं यूज किया तो उसके बाद आप अमोनिया निकाल लोगे इस इक्वेशन से, ठीक है। हाँ, क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम दिस द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड अप, ब्रैकेट में लिख लो, और द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इवॉल्व्ड, दोनों का मतलब एक ही है, ये पता चल जाएगा तो दूसरा पता चल जाएगा आपको। फ्रॉम दिस द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड अप or the volume of ammonia evolved, bracket close, and hence the percentage of nitrogen in the compound can be calculated. Hence the percentage of the
नाइट्रोजन इन द कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। ये पूरा सेटअप हो गया इसका ना मेथड। जैसे डूमास मेथड था, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया, नाइट्रोजन गैस जो बनी उसको कलेक्ट किया, वहां से वॉल्यूम मिल गया नाइट्रोजन गैस का। इतना ही था वो सेटअप का काम। वैसे यहाँ पे हमारा सेटअप में दो चीजें इन्वॉल्व है। एक जेलडाल फ्लास्क में पहले हमने अपने कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जलाया, बर्न किया, जिससे अमोनियम सल्फेट बना। फिर अमोनियम सल्फेट में हमने NaOH ऐड किया ताकि अमोनिया गैस बन सके। फिर उसी अमोनिया गैस में H2SO4 को रिएक्ट करवाया ज्यादा लेकर के, ताकि कोई भी अमोनिया बचे ना। क्योंकि यहीं से पता चलने वाला है कि कितना अमोनिया हमारा इवॉल्व हुआ था। जितना H2SO4 यूज करेगा ये, उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि कितना अमोनिया बना होगा। क्योंकि जस्ट डबल द अमाउंट है ना। मतलब मान लीजिए अगर इसने इसका VmL कंज्यूम किया होगा, तो ये एक्चुअली में 2 VmL होगा, क्योंकि सामने 2 है ना इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके 2 VmL को इसका VmL लगेगा। ये तो है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। 2 मोल को 1 मोल लगता है, 2 मॉलिक्यूल को 1 मॉलिक्यूल लगता है, 2 ग्राम को 1 ग्राम लगेगा, 2 ml को 1 ml लगेगा, तब आधा हो जाएगा। तो यहाँ से आप पता लगाओगे कि अमोनिया कितना इवॉल्व हुआ है। पर इससे डायरेक्ट पता नहीं चल पाएगा, इसलिए हमने एसिड को एक्सेस में लिया, ताकि जो बचा हुआ एसिड है वो हम निकाल सके टाइट्रेशन करके कि कितना एसिड बचा है। हालांकि इसको तो एक बीकर में डाल करके भी वॉल्यूम देख सकते थे कितना बचा है, क्यों टाइट्रेशन करके इतना मेहनत किए थे। नहीं, अरे आपने 500 ml लिया था, उसमें से मान लीजिए 200 ml यूज हुआ होगा, तो 300 ml बचा होगा ना, तो किसी बीकर में डाल के देख लेते 300 है कि 250 है कि 275 है। तो टाइट्रेशन करके और थोड़ा सा काम बढ़ा दिए, क्योंकि उससे निकालता अल्टीमेटली अपन यही है ना कि H2SO4 कितना बचा हुआ है। बचा हुआ अगर पता चल जाएगा तो कितना यूज हुआ है पता चल जाएगा, और उसके हिसाब से अमोनिया का पता चल जाएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेशन लिखो नीचे। लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज इक्वल्स टू W ग्राम। हर का कैलकुलेशन का स्टार्टिंग लाइन यही है ना, कि आपको जो कंपाउंड दिया गया है वो W ग्राम है। लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस टेकन इज इक्वल्स टू W ग्राम। नेक्स्ट लाइन में वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन, जो अपन एक्सेस में ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन इज इक्वल्स टू VmL, कैपिटल V लेना, कैपिटल VmL ऑफ M1 मोलारिटी। पहले दिया ना इसको अपन। अब देखो अपने इस इक्वेशन, ये जो अपना ये था ना, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, हमारे टाइट्रेशन के हिसाब से मुझे ये दोनों नोन है। आप देखो ना, आपने लिखा है कि आप अपने H2SO4 को, बचे हुए H2SO4 को स्टैंडर्ड एल्कली के साथ टाइट्रेट करोगे। तो स्टैंडर्ड एल्कली मतलब उसका भी आपको M पता है और इसका भी आपको M पता है। एक्चुअली निकालना अपन को V है ना, इससे दोनों का M पता होना चाहिए। पर हम जो लैब में करते हैं एक्सपेरिमेंट, वो M निकालने के लिए करते हैं। V तो हमें मिल जाता है दोनों का। ठीक है, हाँ। तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन इज इक्वल टू VmL ऑफ M1 मोलारिटी। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ NaOH used for titration of, for titration of excess of H2SO4। जो H2SO4 बच गया था, अमोनिया ने जितना H2SO4 यूज करना था वो कर लिया, बचा हुआ छोड़ दिया। तो वो बचा हुआ निकालने के लिए तो अपन टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, स्मॉल भी लेना इसको, VmL, VmL ऑफ M1 मोलारिटी। उसकी मोलारिटी अपन क्या ले रहे हैं, M1। दोनों एसिड बेस की मोलारिटी सेम रख रहे हैं, M1। ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट टाइम में लिखो अप्लाइंग मोलारिटी इक्वेशन, अप्लाइंग मोलारिटी इक्वेशन, अप्लाइंग मोलारिटी इक्वेशन, ऐसा लिख लो, NB MB GB इज इक्वल टू NA MA BA। A फॉर एसिड, B फॉर बेस, A फॉर एसिड, B फॉर बेस। और ये जो आप NB और Na लियो ना, ये उनकी बेसिसिटी है। क्या है, क्योंकि दोनों एसिड सेम नहीं है ना। एक आपका मतलब एक NaOH है और एक आपका H2SO4 है।
एक की एसिडिटी होती है, दूसरे की बेसिसिटी होती है। एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। और ये क्या होता है, H2SO4 में नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितने होंगे, 2। और NaOH में नंबर ऑफ OH कितने हैं, 1। ये होती है बेस की एसिडिटी और ये होती है एसिड की बेसिसिटी। ठीक है, तो वही है हमारे NB और Na। नीचे लिख लेना, पेयर पेयर NB and Na are, where NB and Na are acidity and basicity of base and acid respectively. NB and Na are acidity and basicity of base and acid respectively. बाकी तो उनकी मोलैरिटी और वॉल्यूम है। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यूज। तो एनबी की जगह क्या रखेंगे अपन, 1। एनबी 1 है ना, देखो Na 2 है, तो एनबी की जगह 1, मोलैरिटी इज M1 एंड वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है इसका, स्मॉल v इज इक्वल टू Na की जगह 2, Na की जगह 1, तो M1 कैंसिल होने वाला है। और वॉल्यूम ऑफ एसिड तो अपन को निकालना है टाइट्रेशन से, ये दोनों कैंसिल। तो Va कितना आया, स्मॉल v/2, स्मॉल v/2। वॉल्यूम ऑफ एसिड जो बच गया, लेफ्ट अनयूज, यहां से भी कर सकते थे वो चीज अपन इक्वेशन से, ये मोलैरिटी वोलैरिटी ना करके। अगर ये दो वॉल्यूम है तो ये एक ही वॉल्यूम लगता है ना, तो अगर इसका VML यूज हुआ है तो ये V/2 होगा। वही अपन ने किया है अभी, देखो। समझ गए क्या, तो आप वो इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं कि VML बेस लगा है तो उसके लिए एसिड कितना लगा होगा, V/2 फ्रॉम द इक्वेशन। तो अपन ने ऐसे भी निकालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिख लो, therefore volume of acid left unused, वॉल्यूम ऑफ एसिड लेफ्ट अनयूज, यही है जो भी अपन ऊपर निकाले। वॉल्यूम ऑफ एसिड लेफ्ट अनयूज इज इक्वल टू स्मॉल v/2 ml, स्मॉल v/2 ml। ठीक है, लिया कितना था आपने, कैपिटल V। लेफ्ट अनयूज कितना है, इतना। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा कि अमोनिया ने कितना यूज किया था। तो नेक्स्ट लाइन में, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड बाय NH3, volume of H2SO4 used by NH3 कितना हो जाएगा, V-V/2। क्या लिखेंगे, D माइनस कैपिटल V आपने लिया था, इतना बचा है, यानी कि इसका माइनस करेंगे तो यूज अप आ जाएगा। V-V/2, V-V/2 ml of M1H2SO4 used by ammonia। ठीक है, डन। इतना तो उसने यूज किया है, तो अमोनिया कितना होगा, डबल। अगर इसने 50 ml यूज किया है तो अमोनिया 100 ml होगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। नेक्स्ट लाइन में, V माइनस V/2 ml ऑफ M1H2SO4, V माइनस V/2 ml ऑफ M1H2SO4 is equals to 2 into V minus V/2 ml of M1NH3। ये अपना वॉल्यूम आ गया NH3 का, है ना। अब इसको मास में कन्वर्ट करेंगे और नाइट्रोजन का मास निकाल लेंगे। ठीक है, 2 इंटू V-V/2 ml ऑफ M1NH3। मैं ऐसे ही आपको उस समय भी बोल रहा था कि जो अपन NaOH का निकाले ना, अभी अपने रिएक्शन देख करके ही तो प्रेडिक्ट किया ना कि अगर इसका V-V/2 ml यूज हुआ है तो ये डबल रहा होगा, क्योंकि इसके स्टोइकोमेट्रिक में यहाँ पे 2 है। सेम चीज यहाँ भी तो किए थे अपन अभी, कि अगर ये VML यूज हुआ है तो ये कितना हुआ होगा, V/2, क्योंकि इसका सामने 2 है, यहाँ पे सामने 1 है।
आधा कर देंगे। जैसे आपने इसको डबल किया, इसको आधा कर दिए थे, अभी तो v/2 आया ना इधर, v, तो v/2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइम में लिखेगा 1 mNH3 सॉल्यूशन, 1 mNH3 सॉल्यूशन, 1 mNH3, 1000 ml ऑफ लिखेगा, 1000 ml ऑफ 1 mNH3 कंटेन, नाइट्रोजन कितना है इसमें, अब वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। 1000 ml 1 mNH3 में नाइट्रोजन कितना होगा, पूरा 1 मोल होगा आपका अमोनिया, और 1 मोल अमोनिया में नाइट्रोजन कितना होता है, 14 ग्राम, बाकी 3 तो हाइड्रोजन है ना, इज इक्वल्स टू 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 1000 ml ऑफ 1 mNH3 हैज 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो therefore 2 into v-v/2 ml of 1 mNH3 कितना होगा इसके पास, 14/1000 ml इंटू 2 इंटू v-v/2, इतना ग्राम आ जाएगा आपका नाइट्रोजन। अब इसको डिवाइड कर दो W से, इंटू कर दो 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 इंटू 2 इंटू v-v/2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू W इंटू 100, ये हमारा नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर अपन वर्ड्स में लिखना चाहें तो ये तो 14 हो जाएगा इंटू, अच्छा ये भी एक 2 0 कैंसिल कर दिया, ये 1.4 लिख दूंगा इसको मैं, चलेगा, ये 2 0 कैंसिल कर दिया, 14/10 1.4 लिख दूं, चलेगा। 1.4 इंटू, ये 2 क्या है हमारा, एसिड का एसिडिटी, सॉरी बेसिसिटी, यहाँ लिख देना बेसिसिटी ऑफ एसिड। हो सकता है आप अगर H2SO4 की जगह HCl ले रहे होंगे, ये पूरा प्रोसेस आपने H2SO4 का करवाना, आप HCl का भी करवा सकते थे, तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, 1, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 2 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड इनटू ये क्या है, v-v/2, वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड, तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड बाय अमोनिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय W क्या है आपका, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ, ऐसे आप नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं यूजिंग जेल्डाल्स मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसको, है ना, क्वेश्चन लिखना, ये चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्वेश्चन, है ना। तो ये चैप्टर हमारा लगभग हो गया है, एक जेल्डाल्स मेथड का क्वेश्चन करेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, और चैप्टर वाइंड अप करेंगे ना ये वाला। ठीक है, चलिए, थैंक यू।